हाय लर्नर्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का बैक बेंचर्स क्लासेस में। चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 6 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे किंगडम्स, किंग्स और अर्ली जो रिपब्लिक्स हैं उनकी बात की गई है। बेसिकली चैप्टर 3 के अंदर में आपने हड़प्पन सोसाइटी सिविलाइजेशन को पढ़ा। चैप्टर 4 के अंदर में आपने जो वैदिक लिटरेचर है उसके बारे में और वैदिक कल्चर, वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम जो आयरन एज का समय है, महाजनपदास वाला जो समय आपका शुरू होने वाला है, जनपदास वाला जो समय आपका शुरू होने वाला है, अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन है उसके समय के बारे में आप पढ़ रहे हो, और बुद्धिज्म जैनिज्म की जो शुरुआत है उसका। ऑल्दो बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर एक अलग से पूरा चैप्टर आगे आने वाला है, बट टाइम लाइन यहाँ पर वही होने वाली है। तो बिना समय वेस्ट किए आगे चलते हैं। आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पूरे फ्री लेक्चर्स की PDF फाइल्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन को लेकर के या एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, CUET, UGC नेट, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो आप हमारे इस टेलीग्राम स्पेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारा सबसे पुराना स्पेस है, एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह। अदरवाइज एंथ्रोपोलॉजी से लेना देना नहीं है तो ये नीचे दिए गए 2 टेलीग्राम के ऊपर आप जुड़ जाइए। यहाँ पर भी आपको अपडेट्स आती रहती हैं। मुझसे पर्सनली अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो हमारा जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर आप यहाँ पर utkarshsingh_hair को सर्च कर सकते हो। ना मिले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको डायरेक्टली स्कैन करके आप तुरंत कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम कई सारे इन्फॉर्मेशनल रील्स और कंटेंट को भी अपलोड करते हैं ऑन डेली बेसिस। यूट्यूब पे तो कभी कभी आते हैं, पर यहाँ पर डेली हम मिलते हैं। कोई प्रोफेशनल आपको डिस्कशन करना तो मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर दी है, okutkarsingh@gmail.com। जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के बच्चे हैं, अगर फाउंडेशन कोर्स, क्रैश कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या मेंटोरशिप के अंदर में आपको एनरोल करना है तो हमारे बैचेस एडमिशन ऑनगोइंग है। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो, जिसके लिए अगेन पीछे दी हुई आईडीज़ को आप एक बार बैक में जाना और उसके ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात की गई है कि कुछ लोग, रूलर्स की बात है ना, नए किंगडम्स और रिपब्लिक्स की बात है, तो कौन राजा बन रहा है और कैसे राजा बन रहा है उसकी बात की गई है। सबसे पहले आप देखोगे 3000 पहले का मतलब क्या है, अराउंड 1000 BC। ऑलराइट, आपको कुछ चेंजेस सोसाइटी के अंदर में दिखाई देते हैं, खासकर जिस तरीके से राजाओं का चुनाव होता था। यहाँ पर एक नई प्रक्रिया की शुरुआत होती है जिसको आप अश्वमेध कहते हो। अश्वमेध क्या है? एक तरीके की सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस मतलब लिटरली, मतलब इसको कुछ लोग सिंबॉलिक मानते हैं, कुछ लोग इसको लिटरल वे में भी देखते हैं। हम उस डिबेट में जाएंगे तो बहुत समय चला जाएगा, है ना, तो वहाँ पर नहीं जाते। एक सेक्रीफाइस थी। एक सेक्रीफाइस का मतलब वैदिक टर्म्स के अंदर में क्या है, एक ऑफरिंग है ना, जो देवताओं को दी जाती थी। ठीक है, बालकांड जो रामायण का है उसके अंदर में भी जिक्र है। जो कौशल्या माता है वहाँ पर शी योग्ड हॉर्स, उसका वहाँ पर जिक्र आपको दिखाई देता है। ठीक है, पर वो लिटरल है या सिंबॉलिक है, सही में मारा जा रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है, या फिर सिंबॉलिक है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। यहाँ पर होता क्या था इस अश्वमेध के प्रक्रिया के अंदर में, वो आप समझ लो। एक घोड़े को, जो कि राजा का घोड़ा होता था, है ना, उसको छोड़ दिया जाता था खुले कि वो वॉन्डर करे, घूमता रहे। जैसे आपने अगर रामानंद सागर की या किसी की भी रामायण को देखा होगा, उसमें भी जो लव कुश वाला प्रकरण है जो उत्तरकांड के अंदर में आता है, उत्तरकांड के अंदर में वहाँ पर क्या है, अश्वमेध कराया जा रहा है ना, तो घोड़े को छोड़ दिया गया, लव कुश उसको पकड़ लेते हैं, फिर एक एक करके जो भाई हैं, हनुमान जी, सब लोग जाते हैं वहाँ पर भाई घोड़े को छुड़वाने के लिए। तो ऐसा ही है कि भाई किंग अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी पावर, अपनी माइट को एक लेजिटिमाइज और एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करने के लिए अपने घोड़े को खुला छोड़ दे रहा है। जिस जिस टेरिटरी, जिस जिस एरिया तक बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के वो घोड़ा घूमता जाएगा, माना जाएगा कि उस पर कोई बिना डाउट के, बिना डिबेट के राजा का अधिकार है। हाँ, अगर किसी को आपत्ति, अगर कोई राजा को चैलेंज करना चाहता है तो उस घोड़े को वो वहाँ पर पकड़ लेगा। ठीक है ना, तो फिर उसका वहाँ पर युद्ध होगा। ये तरीका होता था। और अगर आपने जाने दिया तो माना जाएगा कि आप किंग की, उस रूलर की सॉवरेनिटी को मान रहे हो, आपका जो एरिया है वो भी उस राजा के अधीन है। ठीक है, इनको ये जो मान लेते थे कि हाँ हम अधीन है, हम सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इन राजाओं को कई बार जब ये अश्वमेध खत्म हो जाता था तो इन्वाइट भी किया जाता था, जो सैक्रिफाइस होती थी। ठीक है ना, जहाँ पर घोड़े को ऑफरिंग के लिए दिया जा रहा है, देवताओं को चढ़ाया जा रहा है। अब वो सिंबॉलिक लिटरल अगेन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इनको इनवाइट किया था। तो जो प्रियजन होते थे, फैमिलीज मेंबर, वो भी देखते थे। ये जो राजा आए हैं देवर मेयर स्पेक्टेटर्स, उनका और कोई काम नहीं था। बाकी जो फैमिली है किंग की, उसका थोड़ा बहुत काम होता था, रिचुअल्स के अंदर में पार्टिसिपेट करते थे। जो ट्रेंड प्रीस्ट होते थे, स्पेसिफिकली उनको ट्रेन किया जाता था इन चीज़ों के लिए, वो भी वहाँ पर मौजूद होते थे। ठीक है ना, और गिफ्ट के साथ में ये राजा भी आते थे और भी लोग आते थे। कॉमनर्स को भी वहाँ पर, जो विश है ना, उनको भी वहाँ पर बुलाया जाता था। आगे आपको डिस्कशन देखने को मिलेगा कि जो शूद्रास है ना, उनको वहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता था।
बाकी सारे आते थे, बस शूद्रास उसके अंदर में नहीं आ सकते थे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि विश जो है, कॉमनर्स जो है वो आते थे गिफ्ट के साथ, लेकिन शूद्रास जो थे वो एक्सक्लूडेड थे, वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। इस तरीके से राजा का चुनाव होता था, राजा की जो लेजिटिमेसी है, उसकी सॉवरेनिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाती थी। देन आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है अलग अलग ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे 1000 BC के आसपास में, आज से 3000 साल पहले, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। खासकर इन ग्रुप्स को वर्णास के तौर पे देखा जाता है। अब कुछ जो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी एनसीईआरटी में, आपको बताऊं, वर्ण के अलग अलग मतलब होते हैं। वर्ण एक रूट वर्ड के से आता है जिसको व्री कहते हो, जिसका संस्कृत के अंदर में मायने क्या है, कलर, रंग। जैसे शुक्ल वर्ण और कृष्ण वर्ण। जैसे यजुर्वेद है ना, उसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण को भी, वो कृष्ण का जो शब्द का मतलब है वो क्या है, सावला या फिर काला। ठीक है, तो वर्ण जो यहाँ पर है, 4 वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र आपको दिखाई देगा। और सभी के अपने अपने स्टेटस, अपने अपने वर्ण के हिसाब से अपना अपना एक ऑक्यूपेशन, अपना एक रोल रहेगा सोसाइटी में। जैसे ब्राह्मण जो था, जो प्रीस्ट था, वो क्या करेगा, वो वेदों को पढ़ेगा, पठन पाठन करेगा और उस ज्ञान को आगे की जनरेशन में पास करेगा। लर्निंग, एक्विजिशन एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अलग अलग जो सेक्रीफाइसेस यहाँ पर कंडक्ट हो रही है, जैसे अश्वमेध, और इसको छोड़ के भी 50 तरीके की सेक्रीफाइसेस हैं, उनको भी वही कार्यान्वित करवाएगा, वही कंडक्ट करवाएगा और उसको इसके बदले में गिफ्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अगला क्षत्रिय है। क्षत्रिय एक रूलर का, किंग का रोल प्ले करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो रोल को प्ले करता था, टेरिटरी को डिफेंड करता था, लोगों का वहाँ पर ख्याल रखता था, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ता था अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा है तो। वैश्य जो है आपके, है ना, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड द ट्रेडर्स। अलग अलग चीज़ों का जो वहाँ पर व्यापार करते थे ये लोग होते थे। शूद्र जो थे, उनका वर्ण इस तरीके से किया गया है कि वो तीनों बाकी जो वर्ण है उनको सर्व करने के लिए ही धरती पे आए हुए हैं। उनका काम क्या है, सिर्फ बाकी तीनों को, कैटेगरीज के लोगों को सर्व करना। अब ये जो शूद्र है और विमेन है, इनको इवन जो वेदास की स्टडी है, जो उस समय एक तरीके से एजुकेशन था, एजुकेशन के अंदर में वहाँ पर वेदों का ही पठन पाठन था, स्किल्स जो थी, तो वो वहाँ पर अलाउड नहीं थी, विमेन के लिए भी और शूद्र के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जाति दिखाई दे, जो अलग अलग यहाँ पर जातिज है ना, वर्ण और जाति में ऑल्दो थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ण आपकी फिक्स्ड 4 कैटेगरीज है, पूरे भारत में यही 4 वर्ण है। जाति उसका एक रियल ग्राउंड लाइफ मैनिफेस्टेशन होता है। जाति न्यूमरस है ना, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ जातिज आपको दिखाई देंगी, और इनकी जो रैंकिंग है और इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकता है। तो ये जो वर्ण है या फिर ये जाति है, ये आपकी एस्क्राइब्ड होती थी। एस्क्राइब का मतलब क्या है, आपके जन्म के साथ में तय होती थी कि ब्राह्मण है अगर कोई, तो उसका ब्राह्मण का बेटा जो है वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय हो जाएगा या बचपन में उससे पूछा जाएगा जब वो बड़ा हो गया 2-4 साल का तब। ठीक है, कुछ जो लोग हैं यहाँ पर, इनको क्लासिफाई किया गया था अनटचेबल्स के तौर पे। कुछ ग्रुप्स को अनटचेबल्स बोल दिया गया। ये कौन लोग थे, ज़्यादातर वो जो कि हंटिंग गैदरिंग करते थे। ये सब आपकी एनसीईआरटी का बोला हुआ है चीज़, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम। हंटर और गैदरर जो होते थे उनको वहाँ पर अनटचेबल्स की कैटेगरी में रख दिया, या जिनके कार्य बहुत निम्न थे, जिसको सोसाइटी बहुत नीचे का काम मानती थी, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग, है ना, दूषित काम मानती थी। जैसे कॉर्पसेस को जलाना, हैंडल करना, लोगों को मतलब लाशों को आप दफन कर रहे हो, जला रहे हो, लाशों के साथ में डील कर रहे हो, बरी कर रहे हो, तो ये भी एक पॉल्यूटिंग काम देखा जाता था। तो ऐसे लोग की इवन परछाई से बाद के समय में दूर रहा जाने लगा, इनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में डाल दिया। माना गया कि इनके साथ अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपकी भी जो स्टेटस है वो गिर जाएगा, आप भी पॉल्यूटेड वहाँ पर हो जाओगे। आगे चल के हमारी जो एनसीईआरटी है वो बात करती है जनपद की। पहले आपने जन के बारे में सुना था। जन्म और विश्व का मतलब क्या था, लोग, पीपल, और उनके अपने एक राजा होते थे, और वहाँ पर एक कुछ असेंबलीज हुआ करती थी जहाँ पर आपसी मामलों को, मसलों को डिस्कस किया जाता था। अब यहाँ पर जो राजा, जो लोगों के राजा थे, वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस को कंडक्ट करा रहे थे, है ना, वो वहाँ पर जन के राजा की जगह पर उनकी एक थोड़ा सा पोस्ट हाई हो जाती है, अपलिफ्टमेंट हो जाता है, वो जनपद के राजा बन जाते हैं। जनपद का मतलब क्या है, पद मतलब होता है पैर, फुट, जन मतलब लोग। तो जहाँ भी, इट मीन्स लैंड वेयर द जन, दैट इज द पीपल, सेट इट्स फुट, वहाँ पर जहाँ पर अब पॉपुलेशन ने अपना फुट रखा और जहाँ पर वो सेटल हुए, उसको आप जनपद कहते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे जनपद हमें मिले हुए हैं एक्सकवेशन करते हुए, हमें मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हुए। जैसे दिल्ली में जो आपका पुराना किला है वो भी एक ऐसे जनपद, हसनापुर जो मेरठ के करीब है, और यूपी में एटा जो आपका है उसके पास में अतरंजी खेड़ा करके जो जगह है, ये भी पास्ट के हमारे इस समय 3000 साल पहले जो जनपद थे उनका हिस्सा है। ठीक है, अब जनपद से भी ऊंची श्रेणी पे जब आप आओगे तो वहाँ पर आपको और भी बड़े
स्टैब्लिशमेंट दिखाई देंगे जिनको महाजनपद कहते हो, लार्जर ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिजीम्स हुआ करते थे। ये कब आ रहे हैं आपके लगभग 2500 साल पहले आज से, यानी कि अराउंड 5000 BC के आसपास में। कुछ जो जनपद थे ये दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, बड़े बन गए, ठीक है, सिग्निफिकेंट बन गए, और इनको महाजनपद बोला जाने। जैसे राजा है ना, वो महाराजा होता है, सम्राट होता है, चक्रवर्ती सम्राट, तो वैसे ही कैटेगरीज हैं यहाँ पर कि पहले जन के नायक हो आप, जन के राजा हो आप, जो असेंबलीज में मिल रही हैं, फिर जनपद के राजा बने आप, और अब महाजनपद के राजा बनोगे, जो सबसे बड़ी यहाँ पर हायरार्की के अंदर में श्रेणी आई है। ज़्यादातर अंतर क्या था यहाँ पर, जो शुरुआत में हमने असेंबलीज को देखा था, उन राजाओं के बारे में बात किया था लास्ट चैप्टर में, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि वो राजा तो थे लेकिन उनकी कोई राजधानी नहीं थी, उनका कोई टैक्सेशन का सिस्टम नहीं था, उनकी कोई आर्मी नहीं थी, और फोर्टिफिकेशन नहीं था। ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या 4 पिलर्स हैं आपके ये बड़े सिटीज़ की, जिनको महाजनपदास कह रहे हो आप। तो इनके अंदर में क्या है, कैपिटल सिटी होती थी, जैसे पाटलिपुत्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। जैसे राजगीर, मगध की पहली जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगीर थी, आज राजगीर जिसको कहते हो, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। तो ऐसे क्या होता था, बड़े बड़े आपके जनपद थे और उन जनपद की राजधानी होती थी। यहाँ पर फोर्टिफाइड होते थे, यानी कि बड़ी बड़ी वॉल्स को खड़ा किया जाता था। पूरा का पूरा जो आपका सेटलमेंट है वहाँ पर ह्यूज वॉल्स होती थी। ये वॉल्स आपकी लकड़ी से, स्टोन से और ब्रिक से बनी होती थी। रीज़न क्या था, क्यों इसको आप बना रहे हो भाई? सबसे पहले तो आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हो, कोई बाहर का, आपने इतना बड़ा कोई सल्तनत खड़ी की है, इतना बड़ा सल्तनत नहीं कह सकते, इतना बड़ा एक साम्राज्य खड़ा किया अपने लिए, वहाँ पे आप राज कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आप राज करते रहो। और वो कैसे इंश्योर होगा, जब आप डिफेंड कर पाओगे अपनी टेरिटरी को दूसरे लोगों से। तो डिफेंड करना, अटैक का डर लगा रहता था, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट को बनाया जाता था। दूसरा, अपनी हैसियत, अपने रुतबे को, अपनी पावर, अपनी दौलत को दिखाने के लिए भी, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भी ये चीज़ को वहाँ पर बनाया जाता था, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर जब आप इतने बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन को खड़ा कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसे रुपए की भी ज़रूरत है ना, बिकॉज लाखों यहाँ पर ईंटें आपको लगेंगी फोर्टिफिकेशन करने के लिए। तो इसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? वो रिसोर्सेज बेसिकली कहाँ से आते थे? उसके लिए आपने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अच्छा, फोर्टिफिकेशन भी आपने कर लिया, उन फोर्ट को डिफेंड कौन करेगा? उसके लिए भी आपको इंडिविजुअल्स चाहिए, आर्मी चाहिए जो परमानेंटली खड़ी हो आर्मी। तो यहाँ पर आपकी स्टैंडिंग आर्मीज आने लगी, और इन आर्मी के अंदर में परमानेंट आर्मी होती थी, और इनको वहाँ पर क्या किया जाता था, रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। पहले के समय में जो आर्मीज होती थी, वॉर्स होती थी ना, उसमें परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब लड़ाई होने जा रही है तब कुछ इंडिविजुअल जो हैं, जो इस काम में अच्छे हैं, लड़ने में अच्छे हैं, उनको वहाँ पर बुला लिया गया, और उनको उस समय वहाँ पर जो पैसे रुपये जो भी चीज़ है, हो सकता है बार्टर में कुछ चीज़ दी जाए हो, अगर पैसे चल रहे तो पैसे दे दिए गए हो, पर परमानेंट नहीं होते थे, उनकी पोस्ट नहीं होती थी। यहाँ पर अब क्या हुआ, महाजनपद बड़े बड़े हैं और फोर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, शहर को, नगर को बचाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पूरा एक स्टैंडिंग आर्मी चाहिए, परमानेंट आर्मी चाहिए, और इनको रेगुलर सैलरीज भी प्रोवाइड अप करते थे, ठीक है ना। पूरे साल ये वहाँ पर होती थी। इनको पेमेंट आप कैसे करते थे? पंच मार्क्ड कॉइन, जो सबसे अर्लीस्ट टाइप ऑफ करेंसी या कॉइन्स थे हमारे, है ना। बार्टर वार्टर चला गया, पेमेंट कर रहे हो कैश में, तो उसमें पीएमसी कॉइन्स जो आप कहते हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका जिक्र किया जाएगा पीएमसी कॉइन का, फिर गोल्ड कॉइन्स गुप्ता के अंदर, मौर्यस के अंदर में सब बात आएगी। तो ये इसके थ्रू पेमेंट की जाती थी। अब ये पेमेंट के लिए भी आपको चाहिए भाई, पैसे कहाँ से आएंगे? पेमेंट करने के लिए भी तो चाहिए ना पैसे, तो उसके लिए रिसोर्सेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया था। जो रूलर था महाजनपदा का, वो बड़े बड़े फोर्ट को और ये जो आर्मी है उनको बनाने के लिए क्या करता था, टैक्स को कलेक्ट करता था, और इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग से कुछ ऑफिशियल्स थे जो टैक्स कलेक्टर के तौर पे हुआ करते थे, ठीक है। अभी टैक्स किन किन चीज़ों पे था? ऑलमोस्ट आप जो सोच सकते हो हर एक चीज़ के ऊपर था। इवन हंटर गैदरर्स जो अपना काम कर रहे हैं ना, शिकार कर रहे हो, तो अपनी आजीविका के लिए उनसे भी शेयर लिया जाता था, है ना। उनसे पैसा नहीं लिया जाता था, मतलब जो चीज़ वो कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा वहाँ पर राज्य लेता था, ठीक है भाई, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो फसलें आपकी क्रॉप्स, उन पर टैक्स लग रहा है। हर्डर्स जो हैं वो भी टैक्स देते थे, एनिमल और उसके जो प्रोड्यूस है उसके फॉर्म में, या तो जानवर उनके पास 100 की संख्या में, कोई मान लो शीप हर्डर है, उसके पास 100 भेड़े हैं या गाय हैं या फिर बफेलो है, तो उसमें से कुछ जो है वो राज्य को दे देगा, है ना। राज्य अपने क्या करेगा, राज्य को खुद नहीं चाहिए भाई, उसको भी राज्य चलाने के लिए अब क्या है, उस गाय के, उस जो एनिमल है उसका जो मीट है, उसका जो मिल्क है, वो वहाँ पर अपनी आर्मीज़ को या ऑफिशियल जो है उनके वहाँ पर काम आएगी, राज्य को चलाने के काम आएगी, ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो थे, अलग अलग तरीके के क्राफ्ट के साथ में जुड़े हुए थे, वो भी टैक्स देते थे। जो गुड्स हैं, जो ट्रेड के थ्रू लेन देन की जा रही है, उस पर भी ट्रेड आपका यहाँ पर बनता था। और साथ ही साथ में जैसा मैंने कहा कि हंटर गैदरर जो हैं वो भी जंगलों के अंदर में उनको जो मिल रहा है, कलेक्टिबल्स मिल रहे हैं, शहद है, कुछ भी है ना, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, कोई हो सकता है हर्ब्स हो,
जिसका मेडिसिनल यूज़ हो, तो ये भी राजा के पास टैक्स के फॉर्म में आता। तो अलग अलग सोर्सेज थे, हर तरीके की चीज़ों के ऊपर टैक्स वहाँ पर लगा हुआ था। कैश में भी था, काइंड में भी था, और जो आपके प्रोडक्ट का है उसके फॉर्म में भी देखने को मिलता था। नाउ एग्रीकल्चर में भी एक बड़ा चेंज आपको दिखाई दे रहा है। पहले के समय में लकड़ी के प्लाव और प्लाव शेयर यहाँ पर यूज़ होते थे। अब ये आयन एज का समय, आयन एज पीक कर रही है भाई, तो यहाँ पर मेटेलिक आयन से बने हुए प्लाव शेयर्स का यहाँ पर इस्तेमाल होने लगा है ना। जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, क्या बोलते हो, कुल्हाड़ी बोलते हैं ना प्लाव को, शायद हिंदी में कुल्हाड़ी बोलते हैं, फावड़ा तो कुछ और होता है, आई थिंक ये कुल्हाड़ी बोला जाता है। तो उसका ऊपर का जो हिस्सा आप वहाँ पर देख रहे होते हो, नोक जो उसकी होती है, ठीक है। तो वुडन की जगह पर यहाँ पर आयन प्लाव शेयर आए, जिससे और एफिशिएंसी के साथ में आप क्या कर पा रहे थे, जंगलों को क्लियर कर पा रहे थे। प्रोडक्टिविटी आपकी काफ़ी तेज यहाँ पर बढ़ जाती है। अब यहाँ पर सारे महाजनपद का जो डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन एक दो ऐसे महाजनपदास का यहाँ पर डिस्कशन है जो हम करने वाले हैं। पहले आपको एक मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, जो हाईलाइट है ना ग्रे पे, ये आपके मेजर महाजनपद थे। जैसे मगध आपको दिखाई दे रहा है, मल्लाज है, अंग है, वत्स है, कौशाल है, अलग अलग आपको कुरु आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपके महाजनपदास थे। तो इसमें से हमें एनसीईआरटी मगध के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट महाजनपद था, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये मगध बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे था, फर्टाइल एक लैंड था, इंडो गैंगेटिक। आसपास में जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, और जंगल के अंदर में हाथी हैं। उन हाथी को उठा करके आप आर्मी में ला रहे हो। अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी ना, भी आप पढ़ोगे, अलेक्जेंडर जब भारत आ रहा था और इंडस को क्रॉस करता है, उसको भी उसकी आर्मी ने क्या कहा कि भाई बड़े बड़े राजा हैं, बड़े बड़े महाजनपदास हैं, उनकी बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं, है ना, हाथी हैं, घोड़े हैं, इतने सारे अश्व हैं, गज है। तो इसी से डर था। तो ये हाथी, यहाँ पर जंगल है, जंगल में से हाथी मिल रही है, उसको आर्मी के अंदर में आपने इंडक्ट कर लिया। कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा खुद है वहाँ पर, है ना, सोन नदी आपको बहते हुए दिखाई दे रही है। और इससे होता क्या था, फ़ायदा क्या था, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह इंसानों का और जो व्यापार से संबंधित चीज़ें हैं उनका भी काफ़ी आसान हो जाता था। वाटर रूट का इस्तेमाल कर सकते थे आप, सप्लाई के लिए भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता था जंग के दौरान या नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर में। और साथ ही साथ में लैंड को भी ये फर्टाइल करती थी, जिससे फर्टिलिटी बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर बेटर होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगी, तो आर्मीज़ और लोग, जो पॉपुलेशन है जिसको आपने बसाया हुआ है, उनको भी अच्छे से फीड किया जा सकेगा। फॉरेस्टेड लैंड में एलिफेंट वाला पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जो आर्मी के अंदर में इंडक्ट की जाती थी। साथ ही साथ फॉरेस्ट है तो आपको लकड़ियाँ भी मिलेगी। इसी लकड़ी को फोर्टिफिकेशन के लिए भी कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता था, स्टोन और ब्रिक्स के साथ में। इसी से बिल्डिंगें भी कई बार आपको बनते हुए दिखाई देंगी। जो चैरियट्स होते हैं, कार्ट होते हैं, उनके अंदर में भी ये लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। तो बहुत जगहों पे काम आ रहा है। अच्छा, इसको छोड़ के इस एरिया के आसपास में, मगध के आसपास, आयरन और माइंस भी आपको दिखाई दे रही थी, जिससे आप वहाँ पर क्या करते थे, स्मेल्टिंग करते थे, आयरन मिलता था, ये टूल्स के अंदर में, वेपन्स के अंदर में काम आते थे। ऑलराइट, चलिए अगली यहाँ पर बात है, कुछ मगध के रूलर्स की बात हुई है। तो अलग अलग डायनेस्टीज़ वहाँ पर आपको दिखाई दी हैं, जैसे हरेनक है, शिशुनाग है, जैसे आपको मौर्यास दिखाई दे रहे हैं। उससे मौर्या से जस्ट पहले, जिसको उन्होंने अपरूट किया, नंद डायनेस्टी या नंदा डायनेस्टी, जो भी आप कहते हो, वो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बाद में शुंग डायनेस्टी भी आपको आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुछ पावरफुल इसमें से जो रूलर्स हैं उनका नाम है, जैसे बिंबसार है, अजात शत्रु, या जिसको अजात शत्रु भी आप कहते हो, है ना, जिसका कोई दुश्मन ना हो, बचपन से, जन्म से, नाम का लिटरल मीनिंग ये है। तो ये कुछ पावरफुल रूलर्स हैं जो कि रूल किए अलग अलग समय के अंदर में इन महाजनपदास के ऊपर। नाउ इन्होंने हर तरीके का मीन्स को इस्तेमाल किया बाकी आसपास के जनपद को भी एक्वायर करने के लिए, अपने कंट्रोल, अपने अधीन में लेने के लिए। जैसे एक बड़ा यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम है महापद्मनंद, और इसी का बेटा था धनानंद, जिसको रिप्लेस करके चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से खुद राजा बन पाए थे, ठीक है। तो महान पद्मानंद के पास भी बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, नंदवंश के पास अच्छा खासा उसका कंट्रोल हुआ करता था उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इस हिस्से के ऊपर। ऑलराइट, नाउ कई बार हमने देखा कि जो महाजनपदास की कैपिटल से वो शिफ्ट भी होती थी। जैसे मगध की राजधानी शुरुआत में राजगृह, या जिसको आज के समय में आप राजगीर कहते हो, वो हुआ करती थी, जो बिहार में लोकेटेड है। बाद के अंदर में वो शिफ्ट हो जाती है और बदल जाती है पाटलिपुत्र, जो अगेन बिहार में, इनफैक्ट मॉडर्न डे जो पटना है आपका, उसके साथ में ये आपको जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट एनसीईआरटी यहाँ पर अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट की चर्चा कर रही है। अलेक्जेंडर ने जो मिडिल ईस्ट का, आपका वेस्ट एशिया का कई इलाका है, उसको कॉन्कर किया था। एक मैकेडोनियन रूलर था, ठीक है ना,
जो कि चला था अपनी यात्रा पे कॉन्कर करते हुए, ये विश्व का विजेता बनना चाहता था, काफ़ी छोटी एक यंग उम्र के अंदर में, और एक छोटी मोटी बीमारी से मर गया। इतना बड़ा कॉन्केस्ट था उस समय भाई, पेनिसिलिन वलीन तो आई नहीं थी, एंटीबायोटिक्स का जन्म हुआ नहीं था, होता तो शायद ये प्रोबेबली कर भी लेता, कौन जाने, है ना। अगर आज का समय होता और इसके जैसे लोग होते हैं तो भाई ये लोग तो देखोगे आप, जैसे चंगेज़ खान है ना, और भी कई लोग आपको दिखाई देंगे, तो कॉन्क्वेस्ट में सफल हुए, लेकिन उनका कॉन्क्वेस्ट जो था वो अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट के 1000 से भी ज़्यादा साल बाद था, काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी। अच्छा, उनको भी चंगेज़ खान जैसे लोग को अब उस समय भी अगर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई होती तब तो पता नहीं क्या करते। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में लोग आए हैं विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश रखने वाले, दुनिया को जीतने वाले। तो ये भी आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में एंटर करता है। और ये ब्यास जो नदी है आपकी ना, ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम सुना होगा आपने, तो ब्यास के बैंक्स तक यहाँ पर पहुँचता है लगभग 2300 अराउंड 2300 ईयर्स अगो, 2300 सालों पहले आज से। और इसके सोल्जर्स, फिर वहाँ पर जो सेना है वो कहती है कि बस यही, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, है ना। उसके अलग अलग रीज़न दिए जाते हैं, जिसमें से एक रीज़न ये है कि भाई आगे कई सारे पावरफुल रूलर्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में, बड़ी बड़ी उनकी फौज है, आर्मीज़ है, और हम ऑलरेडी थक चुके हैं, इतने बड़े कॉन्क्वेस्ट से आए हैं। उस समय ना रेलगाड़ी थी ना जहाज़ थी, है ना, बाय फुट आप ज़्यादातर कर रहे हो, चैरियट्स वगैरह हैं उनका सहारा आप ले रहे हो, उतने सारी रिसोर्सेज हैं, खाने पीने की सामग्री का भी अरेंजमेंट करना पड़ता था, तो थक चुके थे इतनी बड़ी जर्नी, इतने बड़े कॉन्क्वेस्ट के बाद। अब हिम्मत भी नहीं बची थी, हिम्मत भी हार रही थी। बहुत सारे रीजन है जो यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वाजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। वाजी की जो कैपिटल है वो वैशाली थी, जो अगेन बिहार के अंदर में है, लेकिन वाजी के अंदर में जो गवर्नमेंट है ना, थोड़ी अलग टाइप की गवर्नमेंट थी, ओलिगार्की टाइप की यहाँ पर आपको गवर्नमेंट दिखाई दे रही है। इट वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप गण या फिर संघ कहते हो, कई बार गण संघ भी बोला जाता है इसको, ठीक है। एक गण या संघ के अंदर में एक नहीं बहुत सारे रूलर्स होते थे, इसलिए इसको ओलिगार्की टाइप की कैटेगरी के अंदर में डाला जाता है, जो कि सब राजा होते थे। ये बहुत सारे रिचुअल्स को साथ में क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। असेंबलीज हुआ करती थी, इसमें सब साथ में आते थे और डेलिब्रेट करते थे कॉमन और स्पेशल इश्यूज़ के ऊपर, जैसे लड़ाई लड़नी है, किसी कोई अटैक करना है ना, डिफेंस की स्ट्रैटेजी है, तो ये सब होता था। जैसे मीटिंग रूम होता है ना वॉर का, उस तरीके से आपस में सब कॉमन डिसीजन पे आकर के एक दूसरे से डिस्कशन यहाँ पर करते थे। लेकिन एक चीज़ है कि जो विमेन थी, दाश थे, है ना, और जो कमाकर्स थे, स्लेव्स जो हुआ करते थे, ये यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इन असेंबलीज के अंदर में, ठीक है। फिर यहाँ पर अजात शत्रु या अजात शत्रु का एक वर्णन आ जाता है वाजीज के कॉन्टेक्स्ट में। हमने डिस्कस किया ना कि सब एक दूसरे के ऊपर अटैक करना चाहते थे, एक दूसरे की टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करना चाहते थे, तो अजात शत्रु भी जो है वो अटैक करना चाहता था वाजीज के ऊपर, इनके कैपिटल के ऊपर, ठीक है। और ये इसी की एडवाइस लेने के लिए अपने एक मिनिस्टर को, जिसका नाम था वसाकर, इसको भेजता है गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध इससे पूछते हैं, इस मिनिस्टर से, कि भाई क्या जो वाजी है, वहाँ की जो असेंबलीज है, वहाँ पर लीडर्स, रूलर जो है वो मिलते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली मिलते हैं उसको पता, उनको पता बताता है मिनिस्टर कि हाँ मिलते हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। तो ये कहते हैं गौतम बुद्ध, ये एक स्टोरी के फॉर्म में दिया है। कहाँ इसका सोर्स क्या है, ये आपका एक पितक है ना, आई थिंक, कौन सा है आपका, यहाँ पर शायद हमने लास्ट में आगे कहीं लिखा होगा, जो आप, सॉरी पितक नहीं, दिघ निकाय, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसके अंदर में चीज़ है कि पूछते हैं कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जब तक ये मिलते रहेंगे फ्रीक्वेंटली और बड़ों का यहाँ पर सम्मान होगा, विमेन सही से ट्रीट की जाएंगी, रूल का लॉ आपको देखने को मिलेगा, है ना, सॉरी लॉ ऑफ का रूल वहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये सारी चीज़ जब तक रहेंगी तब तक वो सरवाइव करेगा वाजी। तो ये एक डिस्कशन है जो यहाँ पर दिया गया है। हाँ ठीक है, इसका सोर्स भी हमने यहाँ पर बता दिया, दिघ निकाय है, ठीक है। रूलर्स ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर संघास, ये भी हमने बात कर ली। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये जो संघास थे बहुत लंबे समय तक चले, 1500 ईयर अगो तक। उसके बाद जो ये जो लास्ट के कुछ गणास थे या संघास थे, दे वर बीइंग कॉन्कर्ड बाय अदर किंगडम्स, जो बाद के समय में आए थे। यहीं भी हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, 20 मिनट के अंदर में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर 6 है, उसको जल्द से जल्द हम यहाँ पर लेकर के आएंगे विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। आई विल ट्राई टू डू दैट। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर। जो आईडीज बताइए शुरुआत में जाके देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा लेक्चर कैसा लगा, लर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितनी दूर तक आपने देखा, कितने सेकंड तक आपने देखा, और कितने पोर्शन के आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते चल रहे हो। टेक केयर।